किशनगढ़ गांव से बहुत दूर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव अंटार्कटिका पे गर्मी की वजह से बर्फ पिघलने लगी थी और ग्लेशियर टूट के समंदर में गिरने लगे थे। तभी विशाल हिमदानव येती अपनी बर्फ की गुफा से बाहर निकला। इंसानों ने दुनिया में इतना प्रदूषण फैला दिया है कि अब ये बर्फ भी पिघलने लगी है। इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो मेरे साथ। और वो हिमदानव अपने साथियों के साथ एक जादुई दरवाजे से इंसानों की बस्ती की तरफ टेलीपोर्ट हो गया। उधर बसंतपुर गांव में एक मछुआरा जब अपनी नाव लेकर मछलियां पकड़ रहा था, तभी वो हिमदानव अपने साथियों के साथ वहां आ पहुंचा। मिल ही गया पहला इंसान। चलो इसी से शुरू करते हैं। और हिमदानव अपनी कलाई में लगी एक मायावी बर्फीली पवन चक्की को घुमाने लगता है। उस पवन चक्की के घूमते ही बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं और वो मछुआरा बर्फ में जम जाता है। चलो आगे बढ़ो, जल्दी ही हम पूरी धरती को जमा देंगे। उधर जब उस मछुआरे की नाव बहते बहते गांव तक पहुंचती है तो गांव वाले उसे देख के बहुत हैरान होते हैं। तभी एक मछुआरा कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है? भला कोई बर्फ में कैसे जम सकता है? अरे हमका पता है, हम देखे थे। एक तो सफेद बर्फीला बंदर इसको बर्फ में जमाया था और वो पूरी धरती को बर्फ में जमाने वाला है। अरे तब तो ये संदेश तुरंत किशनगढ़ गांव में छोटू लंबू को पहुंचाना चाहिए। जल्दी ही एक गांव वाला किशनगढ़ में ये समाचार छोटू लंबू और वैज्ञानिक सुरेश तक पहुंचा देता है। क्या बोले? सफेद बर्फीला बंदर? भला ऐसा बंदर कहीं होता है जी? हमको लगता है कोई गोरिल्ला को सफेद रंग से पोत दिया होगा। अरे नहीं, मुझे लगता है कि वो बर्फीले पहाड़ों में रहने वाला येती है। लेकिन वो यहाँ क्यों आया होगा? मैं जाकर पता करता हूँ कि आखिर वो है कौन। और सुरेश अपनी लकड़ी बाइक से उस हिमदानव को ढूंढने निकल जाता है। उसके जाते ही वहाँ घंटी वाले बाबा आ पहुँचते हैं। क्या बात है बच्चा, फिर कोई नई मुसीबत आ गई क्या घंटी बजा के? हाँ बाबा, एक सफेद बर्फीला दानव सबको दही की तरह जमाए दे रहा है। ओहो, तो येती को यहाँ तक आना पड़ गया, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं लग रहे। तो अब क्या किया जाएगा बाबा घंटी वाले? देखो, बर्फ का इलाज तो आग से ही हो सकता है, लेकिन उस असाधारण हिमदानव के लिए तुम्हें ज्वालामुखी की आग लानी पड़ेगी। क्या बात करते हैं बाबा? ज्वालामुखी में घुस के आग कैसे लाएंगे? देखो, गांव की दक्षिण दिशा में त्रिकाला पर्वत के पास एक लकड़ी शेर का मायावी घर है। वहां तुम्हें ज्वालामुखी की आग से जलती हुई मशाल मिल जाएगी, लेकिन उसकी रक्षा एक मायावी शेर करता है। अरे तो शेर से कैसे निपटा जाएगा? ये जादुई आम उस शेर को खिला देना, वो तुम्हारा साथ देने को तैयार हो जाएगा। उधर सुरेश देखता है कि हिमदानव गांव की सीमा तक पहुंच चुका है और लोगों को बर्फ में जमा रहा है। ये तो येती ही है। मुझे गांव चलकर खबर करनी चाहिए। गांव पहुंचकर सुरेश छोटू और लंबू से मिलता है और वो सब एक दूसरे को पूरी बात बताते हैं। छोटू लंबू हेलीकॉप्टर से त्रिकाला ज्वालामुखी की तरफ निकल जाते हैं और सुरेश उनके लिए गांव के एक गरीब बढ़ई से लकड़ी तरबूज कार बनवाने लगता है। ज्वालामुखी के पास पहुंचते ही उन्हें वो मायावी लकड़ी शेर का घर दिख जाता है और वो हेलीकॉप्टर को वहां लैंड करा देते हैं। वो लकड़ी शेर घर के पास पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी एक जादुई शेर कूदकर उनके सामने आ पहुंचता है। हमारे राज्य में प्रवेश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे हम तो आपको बस ये आम खिलाने आए थे, लीजिए खाइए ना। और वो उस मायावी शेर को वो जादुई आम खिला देते हैं। आम खाते ही वो शेर उनका दोस्त बन जाता है। कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे हमको बस उस मसाल का आग चाहिए। ले लो, जितना चाहे ले लो। और वो दोनों
मशाल में आग लेकर वहां से गांव की तरफ लौट पड़ते हैं। गांव पहुंचकर वो दोनों सुरेश से मिलते हैं। तो आखिर तुम्हें वो जादुई आग मिल ही गई। हाँ, मिल तो गया है, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? मैंने तुम्हारे लिए गांव के एक गरीब बढ़ई से एक हथियार बंद 8 पहिया लकड़ी तरबूज कार बनवाई है, जिसपे उसकी बर्फ का असर नहीं होगा। हमारा हथियार इस आग को हिमदानव तक पहुंचा सकता है। तो चलो फिर यलगार हो। और छोटू लंबू उस 8 पहिया लकड़ी तरबूज कार को लेकर उस हिमदानव की तरफ निकल पड़ते हैं। जल्दी ही उन्हें गांव के पास ही वो दानव दिखाई दे जाता है। छोटू लंबू को देखते ही वो दानव अपने साथियों को उन पे हमला करने के लिए भेजता है, लेकिन छोटू लंबू उन्हें अपनी हथियार से निकली जादुई आग से घायल कर देते हैं। ये देख वो दानव बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी मायावी पवन चक्की से उन पे बर्फीली हवाओं का वार करता है। बहुत हो गया तेरा वार, अब की बार जम जाओ यार। इस वार से लंबू बर्फ में जम जाता है। अरे तुमने हमारा दोस्त को बर्फ में जमा दिया, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर छोटू अपने रिमोट पर एक बटन दबाता है और उसकी कार एक रोबोट कार में बदल जाती है। वो रोबोट हिमदानव पर वार करता है, जिससे वो दानव दूर जाकर गिरता है। चलो नष्ट कर दो इसको। लेकिन तभी वहाँ घंटी वाले बाबा आ जाते हैं। अरे नहीं, रुको, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। हम इंसानों के फैलाए प्रदूषण ने ही इसे यहाँ आने पे मजबूर किया है। और फिर वो उन्हें सारी बात बताते हैं। बाबा के समझाने पर वो हिमदानव मान जाता है और लंबू के साथ साथ सभी बर्फ में जमे लोगों को आजाद कर देता है। हम वादा करते हैं कि अब हम प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। ये सुनकर वो हिमदानव अपने साथियों के साथ जादुई दरवाजे से वापस लौट जाता है और सभी लोग गांव वापस आकर खुशियां मनाते हैं। किशनगढ़ गांव में सब ठीक चल रहा था और लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन ठीक उसी वक्त गांव के पास समंदर में अचानक बड़ी जोर की हलचल हुई और पानी को चीरकर एक शैतान और कुछ खूंखार जानवर बाहर निकले, जो अपने साथ एक विशाल पत्थर भी लाए थे। धीरे धीरे वो सभी किशनगढ़ गांव की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी तरफ गांव में लंबू छोटू दादा से मिलने पहुंचा। अरे छोटू दादा, कहाँ हैं आप? आइए, आपको कुछ दिखाना है। हाय लंबू, अरे तुम बाद में दिखाना, आओ पहले तुमको हम दिखाते हैं। ये देखो कैसा लगा। अरे ये तो बाघ है, लेकिन ये कहाँ से आया छोटू दादा? और ये तो तरबूज खा रहा है। हाँ भाई, ये तो बस तरबूजे खाता है, लेकिन ये आया कहाँ से? अरे पता नहीं, कल रात में घंटी वाले बाबा आए थे, बोले कि बाघ को अपने पास रखो और इसका खूब सेवा करो, और गांव में जब कोई मुसीबत आए तो इसको हमारे पास लेके आना। अरे ये तो गजबे बात हो गया। बाबा तो कल रात में हमारे पास भी आए थे और हमको एक तो तेंदुआ दिए हैं पालने के लिए, और वो तो बस संतरा ही खाता है। हम तो आपको वही दिखाने के लिए आए थे। तेंदुआ? कहाँ है वो तेंदुआ? रुकिए, बुलाते हैं। आओ भाई, अंदर आ जाओ। छोटू और लंबू बाघ और तेंदुए को देखकर हैरान हो ही रहे थे कि तभी वहाँ वैज्ञानिक सुरेश एक शेर के साथ आ पहुँचा। अच्छा, तो लगता है घंटी वाले बाबा तुम दोनों से भी मिलने आए थे। हाँ, और लगता है कि बाबा तुमको ये शेर दे के गए हैं। अब ई का खाता है भाई? हाँ, सही समझा। वैसे तो ये केला खाता है, लेकिन बाबा ने कहा कि ये नवरात्र गांव पे भारी पड़ने वाला है, पर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेर पे माता रानी की कृपा है। अरे चलो, अब जो होगा देखा जाएगा, घंटी वाले बाबा का घंटी बजा के। अगले दिन वो शैतान
और उसके मायावी जानवर उस विशाल पत्थर के साथ किशनगढ़ के पास के एक गांव तक पहुंच चुके थे, जहां किसान खेतों में काम कर रहे थे। वहां पहुंचते ही उन्होंने खेतों में आग लगा दी और किसानों के जानवरों को मार डाला। उन्हें इस तरह आतंक मचाता देख किसान वहां से गांव की तरफ भागने लगे। जल्दी ही ये खबर आसपास के सभी गांवों में फैल गई और उधर सेना मुख्यालय को भी इस नई मुसीबत की जानकारी मिल चुकी थी। तोप सिंह, लगता है तुम्हारा और मुसीबतों का चोली दामन का साथ है। ओ जी हुक्म करो साहब, ओ जब तक तोप है तब तक पूरा होप है। खबर मिली है कि समंदर से कुछ शैतान एक अजीब सा पत्थर लेकर बाहर निकले हैं। तुम जवानों को साथ लेकर जाओ और जैसे भी हो उन्हें रोको। ओ जी समझो कि काम हो गया। तोप सिंह की तोप का एक गोला ही शैतानों की शैतानी बाहर निकाल देगा। उधर ये खबर छोटू, लंबू और सुरेश को भी मिल चुकी थी। अरे सुरेश भाई, लगता है कि अब की फिर तुमको कोई नया गैजेट बनाना पड़ेगा। उसके पहले हमें दुश्मन की ताकत और कमजोरी के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। तो चलिए, उस शैतान अब गांव से ज्यादा दूर नहीं है। तोप सिंह सैनिकों के साथ उस शैतान की तलाश में निकल चुका था और अगले दिन उस शैतान से तोप सिंह का सामना किशनगढ़ गांव के पास के जंगल में हुआ। अच्छा, तो यही है वो शैतान। ओ जवानों, इसमें गोले दाग के इतने छेद करो कि ये कंफ्यूज हो जाए कि सांस कहां से ले और बाकी तो तुम्हें पता ही है। लेकिन इसके पहले कि वो कोई गोला बारूद दगा पाते, शैतान ने अपने हाथ ऊपर उठाए और वो विशाल पत्थर अचानक जगमगाने लगा और मेटल की बनी उनकी सभी गाड़ियां और हथियार उस पत्थर की तरफ खिंचकर उसमें समाने लगे। तोप सिंह और सैनिकों ने बड़ी मुश्किल से कूदकर अपनी जान बचाई। ओ ये क्या हो रहा है? अरे ये पत्थर तो चुंबक की तरह सारी मेटल की चीजों को चूसता ही जा रहा है। हमें धातु चाहिए, धातु। तुम इंसानों ने धरती खोद के हमारी बहुत सारी धातु निकाली है। अब हम वो सब वापस पाताल लोक लेकर जाएंगे। तोप और हथियारों के बिना उस शैतान से मुकाबला करना नामुमकिन था, इसलिए तोप सिंह को वहां से पीछे हटना पड़ा। वापस लौटते हुए उसे रास्ते में छोटू, लंबू और सुरेश मिल गए। अरे तोप सिंह जी, आज तो आप बिना तोपे के घूम रहे हैं, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हैं। तोप सिंह ने उन्हें सारी बात बताई। इसका मतलब मेरा कोई भी गैजेट काम नहीं आएगा, क्योंकि वो सब मेटल के ही बने हैं। अरे तो अब हम सब क्या करेंगे? लगता है घंटी वाले बाबा हमें इसी मुसीबत के बारे में बताना चाहते थे। हमें उन्हीं के पास चलकर मदद लेनी चाहिए। हाँ, और शेर, बाघ और तेंदुआ को भी उनके पास लेके चलना होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। और वो सब गांव से शेर, बाघ और तेंदुए को लेकर घंटी वाले बाबा के पास पहुंचे। तो आखिर तुम सब आ ही गए। लगता है वो मुसीबत गांव तक आ पहुंची है, घंटी बजा के। हाँ बाबा, और इस बार तो मेरे सारे यंत्र भी उसके सामने बेकार हैं। इस मुसीबत को यंत्र नहीं, मंत्र से हराना पड़ेगा। लेकिन चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा, घंटी बजा के। इतना कहकर बाबा अपने हाथ ऊपर उठाते हैं और उनके हाथ में जादुई तरबूज और संतरा प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही बाबा तरबूज को बाघ को और संतरे को तेंदुए को खिलाते हैं, वो दोनों एक तरबूज कार और संतरा कार में बदल जाते हैं। अब तरबूज और संतरे की बनी इन कारों को वो शैतानी पत्थर अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। लेकिन बाबा, इस शेर का क्या होगा? इस शेर पे माता रानी की विशेष कृपा है। ये लो, ये एक जादुई केला है। जब कोई रास्ता ना बचे तब ये केला इस शेर को खिला देना।
विजय अवश्य होगी घंटी बजा के। अगले दिन रामनवमी थी और वो शैतान गांव के बाहर तक पहुंच चुका था। तभी छोटू और लंबू अपनी तरबूज और संतरा कार लेकर उसके सामने पहुंच जाते हैं। उन दोनों को कारों के साथ वहां देख शैतान ने अपने हाथ ऊपर उठाए और वो पत्थर फिर से जगमगाने लगा। धातु धातु, अब ये सारी धातु मेरी होगी। लेकिन इस बार वो पत्थर उन कारों को अपनी तरफ नहीं खींच पाया। अबे धातु नहीं, तरबूज और संतरा है, बोलो तो खिलाएं। ये सुन शैतान गुस्से से आग बबूला हो उठा और अपने गुलाम जानवरों को लंबू छोटू पर हमला करने के लिए भेज दिया। उन शैतानों को अपनी तरफ आता देख लंबू छोटू ने अपनी तरबूज और संतरा गन से उन पे हमला बोल दिया। लो ई खाओ तरबूज और साथ में संतरा भी। जादुई तरबूज और संतरा गोलियों के सामने वो गुलाम जानवर टिक न सके और एक एक करके ढेर हो गए। ये देख शैतान आपे से बाहर हो गया और उसने लंबू और छोटू की तरफ जादुई आग के गोलों से हमला बोल दिया। हमले में दोनों की जादुई कार को बहुत नुकसान हुआ और लंबू छोटू ने बड़ी मुश्किल से कूदकर अपनी जान बचाई। दूर खड़ा सुरेश ये सब देख रहा था। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और उसने शेर को बाबा का दिया केला खिला दिया। केला खाते ही वो शेर एक विशाल केला रोबोट में बदल गया और शैतान से मुकाबला करने लगा। रोबोट बहुत मजबूती से शैतान से लड़ रहा था, लेकिन उस शैतान की ताकत बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी और वो रोबोट के हर वार के बाद वापस उठ खड़ा होता था। तभी छोटू ने चिल्ला कर कहा, अरे हमको लगता है इसका ताकत उस पत्थर में है, पहले उसको तोड़ो। ये सुनते ही रोबोट ने शैतान पर वार कर उसे गिरा दिया और केला बम फेंककर उस पत्थर को नष्ट कर दिया। पत्थर के नष्ट होते ही वो शैतान कमजोर पड़ गया। रोबोट ने शैतान पर एक आखिरी वार किया और वो शैतान चारों खाने चित्त होकर जान गंवा बैठा। धातु धातु, ये कहाँ आ गया तू? दूध मांगोगे तो खीर देंगे, लेकिन हमला करोगे तो चीर देंगे। जय माता दी।